नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं देश के चौथे खंबे की, चौथे स्तंभ की, मीडिया की, और मीडिया में भी खास न्यूज चैनल्स की। एक न्यूज चैनल का मैं भी हिस्सा हूं। न्यूज चैनल्स का क्या काम होता है? एक खबरिया चैनल का क्या काम होता है? खबरें दिखाना, जो दिखेगा वही आपको बताएंगे। हम संदेशवाहक हैं। लेकिन क्या संदेशवाहक की भूमिका से उलट न्यूज चैनल्स यानी कि हम आजकल नफरत का कारोबार करने लगे हैं क्या? न्यूज चैनल्स के नाम पर नफरत की दुकान खोल दी गई है क्या? सांप्रदायिक फिजा जिन खबरों से देश की बिगड़े, उन्माद फैले, नफरत बढ़े, कलेश बढ़े, एक दूसरे पर एतबार भरोसे की कमी हो, भाईचारे की कमी हो, सामाजिक ताना बाना उधड़ जाए, क्या न्यूज चैनल्स ये काम कर रहे हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाया गया है, ये गंभीर आरोप है। कांग्रेस के बड़े नेता, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी ने कल यह आरोप लगाया मीडिया पर, हम लोगों पर, कि मीडिया 24 घंटे हिंदू मुसलमान करता रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं भाई भाई, वो वाला काम नहीं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव की खबरें पर चर्चा, डिबेट शोज जो शाम का एक शगल बन गए हैं। हर चैनल पर न जाने कितने डिबेट शोज होते हैं, मैं भी करता हूं। जो मैं सवाल उठा रहा हूं, अपने ऊपर भी, अपने पर भी, अपने गिरेबान में भी झांक रहा हूं जब मैं ये सवाल उठा रहा हूं। हर जगह नफरत और हिंसा ही दिखाई देती है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब एक बारगी ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि हां, बात बात पर हिंदू मुसलमान तो हो रहा है। अब तो निशा शर्मा का मामला आ गया, अब ये हफ्ता 10 दिन लव जिहाद का एंगल भी हो गया। अब इसकी परत दर परत खुलेंगी। जवान मौत हुई है एक एक्ट्रेस की, बॉयफ्रेंड मुसलमान है, तो क्राइम की स्टोरी है, सिनेमा भी इन्वॉल्व है, और कम्युनल एंगल भी कहीं ना कहीं तलाशा जाएगा, खोजा जाएगा। यही हमने श्रद्धा और आफताब के मामले में देखा। हफ्तों कवरेज होती रही, अब भी हो रही है। दिल्ली में ऐसा ही मामला सामने आता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं लड़की के। उस खबर पर कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि उसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं होता। यह भी एक हकीकत है। हिजाब, मुस्लिम लड़कियां क्या पहने क्या ना पहने, वो राष्ट्रहित की खबर के तौर पर पेश किया जाता है। ऐतराज, विरोध करने पर, अदालती आदेश की मुखालफत करने को राष्ट्र विरोध का जामा भी पहना दिया जाता है। यह भी हमने होते देखा है। बेंगलुरु में एक लड़की हिजाब पहनने पर अड़ जाती है तो उसको कितनी कवरेज दी जाती है। पर न्यूज चैनल्स का काम ही तो कवरेज देना होता है। खबर जो होगी वो तो दिखाई जाएगी ना। यह इसका दूसरा पक्ष है, इस पर भी मैं आऊंगा। इसी साल अप्रैल को, 24 अप्रैल को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी, हिदायत दी थी, चेतावनी भी दी थी, चेताया था न्यूज चैनल्स को, हम सब लोगों को, कि आप सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं,
संदर्भ भी दिया था। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए, बाकायदा जिक्र किया कुछ चैनल्स की हेडलाइंस का। दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली खरगोन वाया दिल्ली। हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। अली वर्सेस बली, कहां कहां खलबली। अली बजरंग बली पर खलबली। गलत भाषा का इस्तेमाल। यह बात और है कि हिदायत एडवाइजरी तो जारी कर दी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, लेकिन किस किस चैनल ने यह हेडलाइंस चलाई थी यह लेखा जोखा नहीं दिया, नाम नहीं लिए चैनल्स के। अब ये चैनल्स को आजादी दी जा रही है। जो लक्ष्मण रेखा आप लांघिए मत, पर प्रेस की आजादी का सम्मान किया जा रहा है कि चैनल्स का नाम नहीं लिया जा रहा, या उन्हें और खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद भी यह सिलसिला कतई थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो तो एक खास समुदाय पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। जबकि अगर डेटा देखा जाए तो अलग अलग जगह को ये डेटा, अलग अलग तस्वीर भी पेश किए पाए जाते हैं, पर उन डेटा में नहीं जाया जाता। बहुत से सिरफिरे लोग हैं देश में। इंटॉलरेंस का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, उनके मुंह से जहर के तौर पर निकलता है। इनमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, छुटभैये नेता भी हैं, और ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता, कोई अता पता नहीं काम क्या करते हैं, पढ़े लिखे कहां पर, इस्लामिक स्कॉलर का नाम दे दिया जाता है, शो पर बिठा लिया जाता है और वो जहर उगलते हैं। या माइक लगा दिया गया, बेहुदी टिप्पणी शाम की चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। और दूसरे पक्ष की बात हो, ऐसा नहीं है हिंदू समाज में सिरफिरों की कमी है। ये तथाकथित धर्मगुरु, वो हरिद्वार हो, रुड़की हो, एक कथावाचक हैं मध्य प्रदेश के, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की आस्था और संवेदनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, उनके जहन में, मस्तिष्क में विष भर देते हैं, पर उसे नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। तो क्या यह हकीकत है या सिक्के का दूसरा पहलू, जिसका मैंने आपको कहा था मैं जिक्र करूंगा, वो ये कि हम समाज का आईना हैं, जो हमें दिखता है वही तो हम बताते हैं। अगर विद्वेष, वो गंगा जमनी तहजीब की हम दुहाई देते रहते हैं, वो पुराने जमाने की बात हो गई क्या? अगर कोई किसी को भड़काता है, डराता है, धमकाता है, तो क्या न्यूज चैनल की वो जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम उसे रिपोर्ट करें? हमारा काम ही खबर दिखाना है। पर क्या इन पैमानों में भी बदलाव हुआ है? पहले दंगे की खबरें दबा भी दी जाती थी और उनकी रिपोर्टिंग दो समुदायों की झड़प के तौर पर पेश किया जाता था, नाम नहीं बताए जाते थे, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाता था, उन्हें आहत करने की कोशिश नहीं की जाती थी। पर आज का युग इंस्टेंट न्यूज का भी युग हो गया है। आप नहीं दिखाएंगे, वीडियोस आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या यह एक और चुनौती न्यूज चैनल्स के सामने भी आ गई है? यह अपने आप में मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। और फिर जिम्मेदारी, एंकर्स की जिम्मेदारी भी, क्योंकि मैं एक एंकर भी हूं, संपादक भी हूं, लेकिन मूलतः मैं एक एंकर हूं। इस पर भी इसी साल सितंबर में
हेट स्पीच के मामले की सुनवाई करते हुए 21 सितंबर तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ, उन्होंने 2-3 अहम बातें कही। उन्होंने कहा एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप किसी को हेट स्पीच में जाते हुए देखते हैं तो यह एंकर का कर्तव्य है कि उसे आगे कुछ भी कहने की अनुमति ना दें। या दरअसल हकीकत यह हो गई है कि चुन चुनकर ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है और स्क्रीन पर वो आग चलती है, लपटें, वर्सेस। टीवी शोज के नाम भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि चर्चा नहीं हो रही, कोई अखाड़ा है, ग्लैडिएटर्स उतार दिए जाते हैं, कोलोसियम बन गया, स्टूडियो या बना दिया जाता है। मौखिक तौर पर एक और टिप्पणी दी जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। उन्होंने कहा राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्र प्रेस सहित संस्था को सहन करेगा, यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि हमें सच्ची स्वतंत्रता है। आगे उन्होंने एक और बात कही कि समस्या यह है कि हमारे पास टीवी के लिए एक नियामक तंत्र नहीं है। मेरा मानना है कि इंग्लैंड में सभी चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया गया था, हमारे यहाँ ये प्रणाली नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की। NBDSA नाम की एक संस्था है, न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल अथॉरिटी, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। मैं उसका सदस्य भी हूं और चैनलों के कामकाज पर बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं और एडवाइजरी ही नहीं, जुर्माना भी लगाता है NBDSA। लेकिन क्या इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है? इसलिए आज चर्चा भी कर रहा हूं। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, न्यूज चैनल फैला रहे नफरत। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, बिना लार लपेट के। और दूसरा सवाल, खबर को रिपोर्ट ना करें चैनल, जो खबर होगी वही तो दिखा रहे हैं। मनगढ़ंत खबरें क्या दिखाई जा रही। चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं है। हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं। तो आज मैंने देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को न्योता दिया है और इनमें से ज्यादातर चैनलों के संपादक भी रह चुके हैं। मेरे साथ राहुल देव हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस पैनल पर सबसे वरिष्ठ। साथ ही साथ प्रदीप सिंह, इनका प्रिंट से ज्यादा जुड़ाव रहा, लेकिन आजकल डिजिटल माध्यम में यूट्यूब पर आपका अखबार के जरिए ये अपनी बातें भी कहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, IBN 7 के 9-9.5 साल तक मैनेजिंग एडिटर रहे आशुतोष, आजकल सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। और अपने जमाने के, मेरा यह मानना है, हिंदी चैनलों में सबसे बढ़िया एडिटर्स में से एक सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, जी न्यूज को हेड किया करते थे। राहुल देव, शुरुआत आपसे कर रहा हूं और यह तीखा सवाल है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। न्यूज चैनलों ने क्या नफरत की दुकान खोल दी है? नफरत फैला रहे हैं न्यूज चैनल्स?
अगर केवल हाँ या ना में ही जवाब देना हो संदीप, तो हाँ कहनी पड़ेगी, लेकिन इस हाँ के पीछे एक बड़ी विविधतापूर्ण सच्चाई है। सारे चैनल एक जैसे नहीं हैं, सभी चैनलों का कंटेंट एक जैसा नहीं होता और वो हर समय ये नहीं करते, इसलिए इसमें कुछ किंतु परंतु की गुंजाइश है। इसलिए इसको आप, सीधा सवाल है तो सीधा जवाब मैंने दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं, उनको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ चैनल निश्चित रूप से, मैं कहूंगा कि ज्यादातर चैनल निश्चित रूप से नफरत फैला रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं, खाइयों को चौड़ा कर रहे हैं, भ्रम भ्रांतियां और विद्वेष बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। तो अब यानी वो हर काम कर रहे हैं जिसको रोकने की अपेक्षा समाज को उनसे की जाती है, जिसमें खबर दिखाना भी है, लेकिन वो खबर के नाम पर कुछ और भी दिखा रहे हैं। कुछ हैं जो केवल कुछ और ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ और भी दिखाने वाले भी हैं। तो फिलहाल मैं कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि ये मेरा उत्तर है। मैं सबसे यही ओपनिंग सवाल अभी पूछ रहा हूं, प्रदीप सिंह, आप किस तरह से देखते हैं न्यूज चैनल्स, मैं न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, अखबारों की चर्चा आज हम नहीं कर रहे। देखिए संदीप जी, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है। सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता कि अगर कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो सब लोगों को कहा जाए कि वो नफरत फैला रहे हैं। एक समस्या न्यूज चैनल्स की ये है, वो है कंपटीशन, कि हमारा कॉम्पिटिटर ये दिखा रहा है तो हम उससे ज्यादा कुछ दिखा। उस कंपटीशन के चक्कर में भी अतिरेक होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता है, जानबूझकर भी किया जाता है और न चाहते हुए भी किया जाता है। टीवी का माध्यम जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है टीआरपी, क्या देख रहे हैं लोग। अब वो टीआरपी का सिस्टम कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे जो है न्यूज ड्राइव होती है, उससे चलती है कि अगर टीआरपी इस मुद्दे पर आ रही है या ये विषय इस समय चल रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो वही है कि जब आप खाने को ज्यादा तीखा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है कि जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, उससे ज्यादा तीखा बना नहीं सकते, तो फिर आप गलत चीजें डालना शुरू करते, यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। ये जो दूसरे अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल जाने की कोशिश है। और दूसरी बात देखिए, समाज में जो कुछ हो रहा है, जितनी विद्रूपता है समाज में, जो बंटवारा है समाज में, वो टीवी में या किसी मीडिया माध्यम में परिलक्षित ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कर रहे हैं, ये भी नहीं कह सकता बिल्कुल कि ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोनों स्थितियां हैं, अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, लेकिन वो ज्यादा दबाव में है। उन पर इस बात का दबाव ज्यादा है कि आखिर उनको एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि अगर वो कम दिखा रहे हैं या उनकी नजर में जो सही है वो दिखा रहे हैं तो वो झूठ दिखा रहे हैं या कुछ सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र सी है, इसमें किसी एक पर उंगली रखना मुश्किल है, लेकिन समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सतीश के सिंह, क्या बात बात पर हिंदू मुसलमान करने लगा है मीडिया? आप संपादक भी रहे हैं, हिंदू भी थे इस देश में, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, पर यह बात बात पर हो या हर खबर में कोई हिंदू मुसलमान एंगल खोजना, क्या ये एक विकराल रूप ले चुका है? बेहद विकराल रूप ले चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसका टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुद्दों के आधार पर अपनी चीज़ों को नहीं रखेंगे और बेवकूफ़ी और इलिटरेट लोग चलाएंगे चैनल, चाहे मालिकान हो, चाहे संपादक हो, चाहे रिपोर्टर हो, तो यही हश्र होगा कि या तो आप अपनी इलिटरेसी के वजह से ऐसी चीज़ों को चुन लेते हैं, एक नहीं, लेकिन जहां हुक्मरानों की ही नीति 80-20 की हो और जहां हुक्मरानों की नीति शमशान कब्रिस्तान की हो, तो उसमें लोग क्या करेगा?
उसमें तो यही करना पड़ेगा। पर हुक्मरान तो आप यही इसके थे लिए पहले, एक चैनलों के मालिक कोई ऐसा तो है नहीं कि बदल गए, इक्का दुक्का कुछ बदले हैं, संपादक वही चले आ रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है, ऊपर का जो एडिटोरियल स्टाफ है कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हुआ है सतीश भाई अभी? मैं क्या कह रहा हूं, एडिटोरियल पॉलिसी पे सब कुछ बदलता है ना। एडिटर चाहे जो भी रहे, कल आप फलाने आदमी का झंडा ढो रहे थे और अचानक आपको क्या है कि ऐसी स्थितियां बन गई कि आपको किसी का झंडा ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो सवाल उसका है। और ये भी है कि उससे कोई लोग अपना नंबर बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जो है इन चीज़ों को कहते हैं। हमें तो मतलब हिंदू मुस्लिम कहने में भी थोड़ा सा गुरेज हो रहा है कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय कैसे चलता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल उलट है। मैं नहीं कहता कि एक कम्युनल क्वेश्चन इस देश में है, नहीं है, मैं मानता हूं कि है, लेकिन उसकी विवेचना होनी चाहिए ना। आप न्यूज़ रिपोर्ट तथ्यों के आधार पे करो ना, या फिर आप यह क्या करो कि आप लुक्कड़ भांजने लगते हैं कि जैसे कि रावण वध करना हो, आप जो है सो लगता है कि जैसे लंका दहन करने जा रहे हो। इस तरह से थोड़ी न्यूज़ चलता है कि जो आप तथ्य को मरोड़ दो, आप एकांगी भाषण दिलवाओ। आप ही जिस तरह से इतना लंबा परिचय आपने दिया, उसमें आपने ही तो सब कुछ कह दिया। तो सवाल ये है कि भाई विश्वसनीयता इसीलिए तो खत्म हो गई कि भाई लगातार, ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है संदीप चौधरी जी, कि कोई एक राजनेता खुलेआम गली गली रोड रोड पे न्यूज मीडिया की धज्जियां उड़ा रहा हो, क्योंकि विश्वसनीयता, अहम जो आपका माध्यम है वो खोता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनल बिल्कुल इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। इसमें और कई ऐसे चैनल क्या सतीश भाई राहुल गांधी की खिसियाहट, विपक्षी खेमे की नाकामी भी छिपी हुई है क्या? कि आप महंगाई, दुनिया भर के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानी, किसानों की बदहाली, तस्तरी पर सजे हुए हैं, आप सड़क पर लेकर उतरते नहीं और आप बस ये जी संदेशवाहक को विलन बनाकर पेश कर दें। आप मुद्दों को मजबूती से अगर पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मीडिया की जिम्मेदारी कैसे आ गई? देखिए, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मीडिया इसलिए नहीं बना ना कि आप बेसर इंस्टिंक्ट और बेसिक इंस्टिंक्ट के आधार पर आप जो है खुला खेल करेंगे। ये तो काम नहीं। आपका काम ये है, हमारा काम ये है कि लोगों को सही चीज बताएं। और ये बात सही है आपकी कि विपक्ष और विपक्षी जो नेतागण हैं उन चीजों को मजबूती से, उन मुद्दों को खड़ा करने में नाकाम कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सही बात है ना कि भाई जो आपको खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है, तो उसका आपके पास जवाब क्या है? आप मुद्दों से दीजिएगा या आप इस तरह के बयान से दीजिएगा? आशुतोष, ऐसा नहीं है कि इन बातों का जिक्र पहले नहीं हुआ, इसलिए मैंने 24 अप्रैल की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस का भी जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने हेडलाइंस भी लिखी थी सब चैनलों को कि ये आप लोग दिखा रहे हैं और ऐसा मत कीजिए। पर दरअसल ये प्रेस की आजादी है कि भाई हम आपकी आजादी का सम्मान करते हैं तो नाम नहीं ले रहे, या चैनलों के नाम लिए जाने चाहिए कि कौन दिखा रहा है। कहीं ना कहीं नकेल भी कसी जानी चाहिए। तो कह भी दिया जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसका हासिल क्या होता है? अनम्यूट कीजिए आशु, अनम्यूट कीजिए। संदीप, आज की तारीख में आईएनबी मिनिस्टर कौन है? क्या मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है क्या? ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, क्या कहा था आपको याद है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। उस वक्त तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। क्या इस देश की सरकार को इस आदमी की तबीयत के बारे में अंदाजा नहीं है? जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रमोट करके आईएनबी मिनिस्टर बना दिया। दूसरी बात, इस देश के अंदर मालिक हो, मीडिया के मालिक हो, संपादक हो, पत्रकार हो, जब आपने उनको कठपुतली बना दिया एक विचारधारा विशेष की, जो विचारधारा दंगा फैलाने के लिए इस देश में मशहूर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कौन सी विचारधारा? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की इसके बारे में? ये कौन लोग हैं? ये देशभक्त लोग हैं या देशद्रोही लोग हैं?
इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो आज की तारीख में जो बड़े बड़े पदों पर, मीडिया हाउसेज में संपादक के पदों पर बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? जो मालिक आज से पहले मीडिया के बहुत बड़े बड़े पैरोकार हुआ करते थे, उनके मुंह पर दही क्यों जम गया है? जिनको जिनको देखकर हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, आज की तारीख में वो सारे लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है। वो बेरीढ़ के इंसान है। उनकी नजर में सिर्फ अपने मीडिया हाउस को बचाना एकमात्र कर्तव्य रह गया है। पत्रकारों का डीएनए तो बदल गया है क्या आशुतोष, या सवाल सत्ताचारण? का नहीं एक है। मिनट, अब मैं थोड़े कड़े और कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर लूं। सत्ताचारण तो ये पुरानी परंपरा रही है पत्रकारिता की। सरकार की भक्ति तो पहले भी होती थी। पहले भक्ति कुछ और होती थी, जो सरकार के प्रति ज्यादा सॉफ्ट पत्रकार दिखाई देते थे, उन्हें पद्म सम्मानों से नवाजा जाता था, उन्हीं को इंटरव्यू मिलते थे। आज सत्ता बदली है, दूसरी पार्टी आई है, तो उनकी तरफ के लोग कर रहे हैं। संदीप, ऐसा नहीं है। यह बहुत सरलीकरण करने की कोशिश है। आजकल जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं, उनको पत्रकार समझा जाता है। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं और जो पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है, उनको कहा जाता है एजेंडा चलाते हैं। तो जो सत्ता के दलाल अगर पत्रकार हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर संपादक हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर मालिक बन जाएंगे, तो पत्रकारिता कहां जाएगी? अब आपने 3 बार दलाल शब्द इस्तेमाल किया, और ये किसी भी पत्रकार को आहत करता है और मुझे भी आहत करता है जब आप कहते हैं कि दलाली हो रही है। खबर जो है और जैसा समाज है और जैसी इनपुट्स आएंगी, क्या उन्हें नहीं दिखाएगा न्यूज चैनल? संदीप, मैं फिर दोहरा देता हूं, 2014 के पहले जो लोग सत्ता की दलाली करते थे, उनको दलाल कहा जाता था, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता था। और ऐसे लोगों की एक संख्या है, ऐसे टीवी चैनल्स की के नाम आप गिन सकते थे। आज जो लोग सत्ता की खुलेआम दलाली कर रहे हैं, खुलेआम दलाली कर रहे हैं, जो वाकई में पत्रकारिता दलाल हैं, उनको आज पत्रकार कहा जाता है। यह बुनियादी फर्क आया हुआ। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले इस देश के अंदर दलाल नहीं थे। बहुत लोग दलाल थे, लेकिन उनको रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, उनको सम्मान से नहीं देखा जाता था। आज ऐसे लोग खुलेआम जो हैं, वो सम्मानित माने जाते हैं। अगर आप आज की सरकार की आलोचना करते हैं, आज की सरकार की विवेचना करते हैं, सरकार के बारे में तीखी टिप्पणियां करते हैं, तो आपको साफ तौर पर ब्रांड कर दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग हिंदुस्तान के देशद्रोह को कमजोर कर रहे हैं। और दरअसल हकीकत में, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देशद्रोही लोग हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और आपके जमाने में भी सरकार के खिलाफ अगर स्टिंग मिल जाता है, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, कि सांसदों को खरीदा जा रहा है, स्टिंग आधे रास्ते में रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में किसी चैनल के कार्यक्रम होते हैं, कुछ खास लोगों को ही इंटरव्यू दिए जाते हैं। जो दलाल शब्द आपने 10 से 12 बार इस्तेमाल किया, वो उस वक्त दलाली, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड दलाली हो रही थी कि नहीं? वो अपवाद था। अपवाद कैसे था? आज वो उसमें नियम कौन बन कौन गया। से चैनल है? मैंने तीनों उदाहरण दिए, तीनों अलग अलग चैनल्स हैं। संदीप, मुझे लगता है कि सच्चाई से आंख नहीं मूंदना चाहिए। सुबह से शाम तक टीवी चैनल पर हिंदू और मुसलमान के सवाल को खड़ा किया जाता है। तबलीग जमान के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशद्रोही घोषित किया जाता है, और जो पत्रकार ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रहते हैं, उनको गद्दार कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ये वही पत्रकार हैं, मैं ज्यादातर मैं पत्रकारों को जानता हूं, जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार की खुली से खुली और तीखी से तीखी आलोचना करते थे। ऐसी आलोचना करते थे जो सरकार कहने के लिए मजबूर होती थी कि द टाइम विल कम, द हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। मनमोहन सिंह का बयान था। आज आप सोच सकते हैं इस तरीके की कोई बात हो सकती है? आज ऐसे लोगों के लिए या तो उनके टीवी चैनल्स पे कब्जा कर लिया जाता है, या उनको संपादक के पद से हटा दिया जाता है, या उनकी जगह जेल में दिखाने की कोशिश की जाती है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्ता के दलालों को आज पत्रकार कहा जा रहा है। मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं,
जो सरकार के दलाल है, जो सत्ता के दलाल हैं, आज उनको पत्रकार एक माना बार जाता शब्द है इस्तेमाल कि आज होने के में तारीख भी की सबसे वो बड़ी पीड़ा विडंबना। आपने दे दी है और अहम सवाल उठा दिया उसे कई बार कहने से उसकी बल्कि अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। पर अभय दुबे, क्या पत्रकारिता का चरित्र बदल गया है? खबर नहीं दिखाई जा रही, एजेंडा चलाया जा रहा है, एक नफरत का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है क्या? या ये समाज का हम आईना है, समाज की जो कड़वी हकीकत है वो दिखाई जा रही है समाज को? संदीप जी, एक अमेरिकन फिक्रा है, अमेरिकन जुमला है जो कि वहां की सुरक्षा नीति की भाषा से लिया गया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि मामले को ज्यादा मत भड़कने दो, लेकिन लगातार उबाल, लगातार कढ़ाव खदबदाता रहे। तो मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिक प्रश्न है भारत का, वो पिछले 8 साल में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति में चला गया है। अब इस वक्त जमाना बहुत बड़े बड़े दंगों का नहीं रह गया है, लेकिन इस तरह की नीतियां, इस तरह के फिक्रे, इस तरह की राजनीति, इस तरह की गोलबंदी लगातार होती है, जिससे सांप्रदायिक प्रश्न गर्म रहे लगातार। भले ही बहुत बड़े बड़े दंगे ना हो, जिससे सरकार के बदनाम होने का खतरा रहता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है। लेकिन जब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो फिर एक खास तरह की राजनीतिक गोलबंदी की जा सकती है लगातार। मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक हद तक सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाली नीति के साथ खड़ा हो गया है। वो इसके अंदर जानबूझकर या राष्ट्रहित के नाम पर या किसी और नाम पर लगातार भागीदारी कर रहा है। चाहे ये लव जिहाद का सवाल हो, घर वापसी का सवाल हो, या कोई भी सवाल हो, कभी भी चैनलों के रिपोर्टर मौके पर जाकर अपनी तरफ से मामले का निराकरण नहीं करते हैं। जब चैनलों की जरूरत होती है तो वो काफी संसाधन खर्च करके, काफी धन खर्च कर किसी मसले पर अपनी रिपोर्टिंग टीम भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी मसले पर ऐसा नहीं होता। बजाय इसके एक बहस आयोजित की जाती है और उस बहस में जैसे यहां पे खिड़कियां बनी हुई हैं, उस तरह की बहुत सी खिड़कियां होती हैं। एक खिड़की में गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा होता है, दूसरी खिड़की में एक इस्लामिक स्कॉलर बैठा होता है, एक खिड़की में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, एक खिड़की में संघ के विचारक के नाम से एक व्यक्ति बैठा होता है, और कुछ खिड़कियों में हमारे आपके जैसे, हमारे और आशुतोष जैसे लोग भी बैठा दिए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि कुछ सरकार के आलोचक हैं, तो निष्पक्षता का समीकरण बनाने के लिए इनको भी बुला के वहां बैठा दो। उसके बाद में फिर पूरी वो बहस आयोजित की जाती है। ये बहस उसी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का जो एक सार्वजनिक विमर्श है और जो सार्वजनिक राजनीतिक प्रौद्योगिकी है, उस प्रौद्योगिकी को पुष्ट करने के काम आती तो है। क्या ये और उसमें हमारे चैनल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है या दरअसल? अबे दुबे, राहुल गांधी ने एक और बात कही, मैं 2800 किलोमीटर चला। भाई चले, आपकी गरज है। अब आप दिखा रहे हैं कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, बात बात पर मैदान छोड़कर नहीं जाते, कि मैं 2800 किलोमीटर चला, लोगों से मिला, मुझे कहीं भी नफरत और हिंसा नहीं दिखाई दी। देखिए, अब ये बहुत ही सुनहरी सी तस्वीर समाज की पेश कर रहे हैं। आप समाज में जाएंगे तो नफरत और हिंसा का उबाल क्या महसूस नहीं करते आप? तो वो मीडिया ना दिखाए क्या उसे? संदीप जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये मेरा सरोकार नहीं है। इस विषय के ऊपर मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के खिलाफ हम सब लोग आपके ही मंच पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी नहीं की थी, जिस आपने सरकारी विज्ञप्ति का जिक्र किया है जिसमें ये होता है, चैनलों की आलोचना थी, तो उस वक्त में भी जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैं शामिल था, और उसके बाद अन्य मंचों पे भी हम लोग इस विषय पे चर्चा करते रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में है, वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, वो उनको मुबारक हो। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ही कह रहा हूं ये समस्या उनके पहले से मौजूद है और उनके बाद भी मौजूद रहेगी। ये केवल पिछले 7-8 साल में इसने एक नया रूप ले लिया है। इस नए रूप को रेखांकित करने की और चिन्हित करने की जरूरत है। राहुल देव, अब समस्या तो पता है लोगों को, सरकार को भी पता है, व्यवस्था को पता है, पत्रकारों को भी पता है, प्रेस काउंसिल को भी पता है, एनबीडीएसए को भी पता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? प्रेस की आजादी का सम्मान किया जा रहा है,
खुली छूट दी जा रही है या अनटेम टाइगर हो गया है, अब इसे खुला छोड़ दिया, अब इसको दोबारा से काबू में कैसे किया जाए किसी को मालूम नहीं। कोई अगर जुर्माने लगाए भी जाते हैं, कोई तल्ख टिप्पणी की जाती है, जवाब मांगे जाते हैं, तो वो जो बॉडीज बनी हुई हैं, ये रेगुलेटरी, तथाकथित रेगुलेटरी बॉडीज, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनमें से चैनल बाहर निकल जाते हैं कि आप हमें नहीं समझ में आई आपकी बात, हम निकल जाते हैं इससे। तो इसका हल क्या है? आज नहीं, हल तो इसका मीडिया मालिकों के और संपादकों के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है। जिस दिन उनको ये महसूस होगा कि हमारी छवि का नुकसान हो रहा है या उनमें रीढ़ और विवेक जागृत होगा, उनमें विवेक है, ऐसा नहीं कि वो लोग, मैं मान लूं कि सभी विवेकहीन हो गए हैं, पागल हो गए हैं, हालांकि हरकतें पागलों वाली की जा रही हैं, लेकिन अगर विवेक कभी जगा उनका, अगर ईश्वर की कृपा हुई इस देश पर और मीडिया पर, तो शायद ऐसा होगा। मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा कि नहीं, मुझे आशा कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो एक हवा ऐसी बन गई है कि जो जितनी नफरत फैलाता है, जितनी कड़वी तीखी नफरती बात करता है, वो उसको उतनी ज्यादा लोकप्रियता मिलती है, चाहे वो नेता हो या वो पत्रकार हो या वो चैनल हो। एक ये पूरी हवा में ही भांग पड़ गई है जिसको हम कहते हैं, अभी ऐसी स्थिति है। और एक दुर्भाग्य से हमारे साथ इस समय जो सरकार है उसके बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग, खासतौर पे जो नीचे है, थोड़ा सा बिल्कुल शीर्ष पर नहीं बैठे हैं, वो इस माहौल को हवा देते हैं, वो इसे बयान देते हैं। और इसको, और हमारे दुर्भाग्य से हमारे एंकर भी ऐसे कई हो गए हैं, कुछ संपादक भी हो गए हैं, जो खुद इसी हवा में भीतर से बह रहे हैं, केवल मजबूरी में नहीं कर रहे। नहीं, हर सिस्टम में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, क्या वो खत्म हो गया है, आप ये कह रहे हैं राहुल देव जी? इस समय न्यायपालिका को छोड़कर कोई भी ऐसी संस्था हमारे पास जिसके नहीं बची है, जिसके पास शक्ति है, जो दंडित कर सकती है या ताड़ना कर सकती है और जो इसको ठीक कर सके। क्योंकि जो संस्थाएं हैं जिनसे आप अपेक्षा रख रहे हैं, चाहे वो प्रेस काउंसिल हो या वो दूसरी संस्थाएं हो, उनको भी या तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, वो डर में है, दबाव में है, और वो पहले भी रहे हैं दबाव में। ये कोई बहुत नई बात नहीं हो रही है। लेकिन एक जो नई बात हो रही है, जैसा एक तर्क दिया गया कि ये टीआरपी की होड़ के कारण किया जा रहा है, तो भाई जिस दिन से व्यावसायिक टीवी है, जिस दिन से इतने सारे चैनल हुए, तब से टीआरपी है। लेकिन इससे पहले तो इस तरह की हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता था, इतना सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले प्रोग्रामिंग नहीं दिखाई देती थी, हेडलाइंस नहीं दिखाई देती थी, ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी। टीआरपी तब भी थी, टीआरपी आज भी है। तो ये टीआरपी से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, टीआरपी से कोई, टीआरपी तो देखिए थर्सडे को टीआरपी आती है और सब संपादकों की धड़कनें तेज हुई होती हैं और वो सब देखते हैं और उसके बाद खोल लेते हैं कौन सा बैंड चला, कौन सा कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम में क्या था और इसमें कितनी आईबॉल्स आई। प्रदीप सिंह, ये बिल्कुल एक सीधा सिस्टम है, हर चैनल में काम करने वाला व्यक्ति इसे जानता है। और क्या इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि हम एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं सही है, जो हमारा विचार है, हमारी जहनियत है, हम उसी हिसाब से खबर को लेना चाह रहे हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं। क्या यही कश्मकश जो चल रही है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आज की तारीख में? नहीं संदीप जी, एक तो मैं ये नहीं मानता। एक मिनट राहुल देव प्लीज, मैं प्रदीप जी से पूछ रहा था जी। मैं ये नहीं मानता कि ये जो टीआरपी का मामला है वो उसका कोई रोल नहीं है। जब ये नहीं चलता था विषय, तो भूत प्रेत का चलता था, तब क्राइम चलता था, तब सेक्स चलता था। अलग अलग समय पर विषय बदलते रहते हैं। ये इस समय जो है हिंदू मुसलमान चल, तो इसलिए ये कहना कि इसका टीआरपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सिर्फ टीआरपी ड्रिवन है। ये आपने अभी जो बात कही वो ये है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो सोचते हैं वही सही है। हाँ। जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा विचार है, वो तो चोर है, दलाल है, सांप्रदायिक है। और हम जो कह रहे हैं हम साधु हैं। तो कल के डाकू आज के साधु बन गए। तो वो कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि कौन साधु है, सर्टिफिकेट देने का अधिकार हमको है, हम जिसको कहेंगे। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल इंटॉलरेंस है कि हमसे अगर सहमत नहीं हो तो तुम गंदे आदमी हो, अगर हमसे सहमत हो तो चाहे जितने गंदे हो तुम महान हो।
तो ये जो मीडिया के अंदर भी डिवीजन है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो लोग कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अनजाने में कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता कि उनको खरीद लिया गया है इसलिए कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कन्विक्शन है इसलिए कर रहे हैं, उसको सही मानते हैं। जो लोग गलत मानते हैं वो अब दो तरह की एक बाइनरी बन गई है कि अगर एक पक्ष का आप समर्थन करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, दूसरे का करते हैं तो आप दलाल हैं और आप सांप्रदायिक हैं। इसके बीच में कुछ नहीं है। तो सर्टिफिकेट दोनों ओर से दिए जा रहे हैं, एक राष्ट्रद्रोह का देता है, दूसरा जो है सांप्रदायिकता और दलाली का देता है। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का दौर है मीडिया में। खेमेबाजी हावी हो गई है क्या सतीश के सिंह कि संपादकों में अलग अलग चैनलों में एक को खबर का नजरिया ये दिखता है, दूसरे को ये दिखता है। एक बता रहा है मैं राष्ट्र भक्त हूं, राष्ट्र के सवाल पूछता हूं, और दूसरा वो ये कहता है कि नहीं, जो ये मेरा नजरिया है यही सही नजरिया है, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये खेमेबाजी भी सामने होती दिखाई दे रही है क्या न्यूज चैनलों में? नहीं संदीप जी, हम लोग जो यहाँ पर अभी तक चर्चा हुई और सब लोगों ने जो कहा है उसमें सब लोगों ने मूलतः यही कहा है कि ये सब ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। पहले का डाकू जो है, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, आज का नया संत हो गया है, तो नए विचारधारा का संत हो गया। बहुत सारे ऐसे डाकू हम देखते हैं जो नए एडिटोरियल पॉलिसी का संत हो गया है। तो वो क्यों हुआ है, ये क्यों पर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं प्रदीप जी की बात कि टीआरपी की बात पहले थी विशु, लेकिन वो अचानक वो सारे विषय गायब होके अचानक सब लोगों को क्या सोचा कि भाई अचानक हिंदू है मुस्लिम है, यही है क्या टीआरपी की खाली चीज? वो हुआ क्यों है इसका उत्तर चाहिए, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये उत्तर चाहिए। ये देखिए, सरलीकरण करके और खेमेबाजी करके और पत्रकारों पर सीधे डाल देने के, ये बहुत छोटा विषय है कि हम सब करें गंदगी, लेकिन जिम्मेवारी जो है प्रदीप जी वो फलाने खाली पत्रकारों पर तय कर दे। तो सिर्फ मैं खाली पत्रकारों के खेमेबाजी को भी उतना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बंधेगी वो घंटी बांधने का तो वक्त आ गया है, ये आप सब लोग मान रहे हैं सतीश के सिंह। नहीं, कोई नहीं बांधेगा, बिल्ली और बिलार हो जाएगा। आशुतोष, बिल्ली बिलार हो जाएगी, और ये कि हर कोई अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में भी फंस गया है। ये मीडिया में ये भी एक नई चीज आ गई है। मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी अमूमन पहले पिछले कुछ सालों की बात अभी छोड़ दें तो एडिटोरियल लाइंस वो एक जैसी होती थी कि भाई महंगाई बड़ी खबर है तो वो सब जगह बड़ी खबर होती थी, बेरोजगारी होती थी, किसी का भ्रष्टाचार हुआ, कोई घोटाला हुआ, तो वो तमाम चैनलों में शाम को वही चीज दिखाई देती थी। आज की तारीख में ये बिल्कुल बदल गया है। संदीप, आपने मेरे साथ काम किया है, आप जानते हैं कि 2014 के पहले डंबिंग डाउन ऑफ द कंटेंट था, एलियन था, सांप था, बिच्छू था, सब कुछ चलता था। क्या उससे समाज के अंदर नफरत फैलती थी क्या? आज जो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम जो चल रहा है, ये क्या ऐसे ही चल रहा है? ये पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और सत्ता के दलाल इसको कर रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं इसको। अरे हो गया, कितनी बार एक शब्द करने से वो कुछ नहीं होता। ये बात कहनी बहुत जरूरी है। हाँ, वो सुन लिया ना। सरकार के साथ मिलके कुछ लोग दलाली कर रहे हैं और वो अपने गर्व के साथ अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मीडिया बहुत पाक साफ पवित्र था। हिंदुस्तान का मीडिया पहले भी उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो सत्ता के साथ दलाली करते थे, लेकिन अगर सत्ता के साथ दलाली करना अगर पत्रकारिता हो जाए और ऐसा करने की वजह से उनको बड़े बड़े पद मिलने लगे, अगर उनको पत्रकार माना जाने लगे, तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। और ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनको कंडेम किया जाना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ नहीं, ये सर्टिफिकेट पत्रकार ही आपस में, हिंदुस्तान नाम का जो राष्ट्र, आशुतोष, पत्रकार आपस में ही सर्टिफिकेट बांटने लगे कि तुम दलाल हो, दूसरा पलट कर कहेगा आप दलाल हो।
संदीप मैं फिर कह रहा हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम और आप बैठकर जितनी तीखी से तीखी आलोचना हो सकती थी उतनी करते थे कि नहीं करते? आपने मेरे साथ काम किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। धज्जियां उड़ा देते थे मनमोहन सिंह की सरकार की सुबह से शाम तक बैठकर। लेकिन अगर आज हम और आप अगर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने पर लग जाएं तो हमको और आपको धमकियां मिलती हैं। वो देखिए और सवाल पे देखिए, आईने की जब बात आती है, आईना आपसे भी सवाल पूछेगा। आप संपादक थे और संपादक रहते हुए जनवरी 2014 में आप आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं और उनसे टिकट भी पा जाते हैं। तो आप आम आदमी पार्टी के प्रति उन पिछले 2 सालों में 2012 से 2014 तक कितने निष्पक्ष रहे होंगे? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। मेरा सार्वजनिक जीवन जो है वो सार्वजनिक विवेचना के लिए तैयार है। अगर कोई एक आदमी ये कह दे कि मैंने पत्रकारिता करते हुए किसी एक सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं पत्रकारिता छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज की तारीख में जो बात नहीं, संदीप मेरी बात को सुन लीजिए आप, क्योंकि आपने सवाल खड़ा योर सर्टिफिकेट एंड माय सर्टिफिकेट वाली बात हो गई ना। मैं सर्टिफिकेट का सवाल नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट का सवाल नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। ये आज के दौर की जो पत्रकारिता है ये स्टेट के द्वारा प्रायोजित पत्रकारिता है और आज के दौर के पत्रकारों की आत्मा मर चुकी है। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर कुछ बोलने की हिम्मत करते नहीं सरकार, सब लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। और ऐसे नहीं, ये एक लकीर खींच देना अपने आप में कितनी जायज है अबे दुबे? ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जा रहे, महंगाई की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, किसानी की बात नहीं हो रही, युवाओं की परेशानियों की बात नहीं हो रही। ये तो हो रहा है, लेकिन पुट ज्यादा जो ये हिंदू मुसलमान का हो रहा है इसे रोकेगा कौन और क्या ये रुकेगा? लास्ट कमेंट प्लीज। से इतना तो सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन का बहुत बड़े पैमाने पर सरकारीकरण हुआ है। सरकार से कम सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े उत्साह से भागीदारी करता है। राजनीतिक समीक्षा का भी बड़े पैमाने पर सरकारीकरण हुआ है। आप उसको आशुतोष जी बहुत रेडिकल भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे मीडिया को खरीदा नहीं जा सकता है। मीडिया के कुछ हिस्सों को खरीदा जा सकता है, कुछ हिस्सों में पूंजी निवेश दूसरे तरीकों से करवाकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, कुछ को कारपोरेट पूंजी के प्रभाव में अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। ये सब तो मैनेजमेंट हो सकता है, ये सारा प्रबंधन तो हो सकता है, लेकिन सारे मीडिया को नहीं खरीदा जा सकता है। मीडिया में विचारधारा का भी बहुत बड़े पैमाने पर असर हुआ है पिछले 8 साल में। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जो कि अल्पसंख्यक विरोधी हिंदू राष्ट्र होगा। भारत हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, ये तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हमेशा से ये है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन वो एंटी मुस्लिम भी होगा, मुसलमान विरोधी भी होगा। ये एक नई चीज है जो कि हिंदू बहुसंख्या वाले देश में हो रही है और इसमें मीडिया भागीदारी कर रहा है, कहीं जानबूझकर, कहीं विचारधारा के प्रभाव में, कहीं सरकारीकरण की सरकार को ही राष्ट्र मान लेने का जो गलत विचार है उसके प्रभाव में ये सब हो रहा है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिससे निकलने का कोई तरीका मुझे नहीं सूझ रहा है। तो अभी तरीका नहीं सूझ रहा है और ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है हमारे लिए। आज मैं अपने ही गिरेबान में झांक रहा था। पत्रकारों के लिए पत्रकारिता इकबाल पर चलती है, भरोसे पर चलती है। हर कोई यही बात कहता है कि भाई ट्रस्ट, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। वो इकबाल, वो भरोसा क्या कम होता जा रहा है? और पत्रकारों को क्या अपने गिरेबान में लगातार झांकना होगा, ये सवाल पूछने होंगे कि क्या नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं पत्रकार या खबर दिखा रहे हैं, और खबर ऐसी जो देश हित की हो, देश को जोड़ती हो, तोड़ती ना हो। पत्रकार सवाल बहुत पूछते हैं, अपने से भी सवाल ये जरूर पूछें। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। पावर्ड बाय, यूज कीजिए ऑट्रोविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ स्प्रे। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू। बंद नाक आपको सोने नहीं दे रही? ऑट्रोविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ स्प्रे बंद नाक खोलना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में।